वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं पाठशाला विद यश। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक है। क्या है? वो है यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र। आपने सुना होगा कि यूएन में आज ये मीटिंग हुई है, यूएन में आज ये मीटिंग हुई है। आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में, यूनिसेफ के बारे में या यूएसएसआर के बारे में। तो ये सब इसकी एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। और ये आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जी, इसमें हम साथ सब कुछ पढ़ेंगे कि भारत इसका कैसे हिस्सा बना, भारत कब वो आया, कब ये फॉर्म में आई, या और ये पहली ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी हो। इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कब फॉर्म में आई, उसकी क्या फंक्शंस थे, वो क्यों डिसॉल्व हुई, जिसके कारण ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी। हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में, कब बनी कब नहीं बनी, क्या है क्या नहीं, वो पढ़ेंगे। इसकी फॉर्मेशन के बारे में, जिसके अंदर ये कैसे फॉर्म में आई, इसके क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल, इसके मेंस ऑर्गन्स, इन सब के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं। लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, और बाकी कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ये एक सबसे बड़ी, आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज के हिस्सा है। इसकी फाउंडेशन कब हुई, कब इसकी स्थापना हुई? वो हुई 1945 में। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि यूएन डे कब मनाया जाता है? यूएन डे कब मनाया जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसका काम है क्या? यूएन का इसका काम है इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, टू मेंटेन पीस एट द इंटरनेशनल लेवल, टू प्रमोट इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। ये आर्थिक और एक सोशल डेवलपमेंट्स को प्रमोट करना एक बड़े ही लेवल पर। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों को प्रमोट करना, उनकी सुरक्षा करना इसका मेन मुख्य कारण है। ये तीन पर्पस है जो यूएन लेके चलता है। इसके ओरिजिनल मेंबर कितने थे और अब कितने मेंबर हैं? इसके जो ओरिजिनल मेंबर है वो 51 मेंबर है। कितने हैं? 51 मेंबर है। और इंडिया भी उन इन्हीं 51 मेंबर में से एक मेंबर है जब ये यूनाइटेड नेशन फॉर्म में आई। और अब जो इसमें मेंबर है वो है 193। अभी लेटेस्ट साउथ सूडान इसमें ऐड हुआ है। कब हुआ है? वो 2011 में ऐड हुआ है। फिलहाल यही एक लेटेस्ट ऐसी कंट्री है जो इसमें ऐड हुई है। देखो, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया एक यूनाइटेड नेशन था, का फाउंडिंग मेंबर था। जब इसका चार्टर साइन हुआ, चार्टर बन रहा था, इसकी जब कॉन्फ्रेंस की गई, तब इंडिया उसमें प्रेजेंस था, अपनी प्रेजेंस उसके अंदर थी। इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन जो किया था यूएन को, वो किया था 30 अक्टूबर 1945 को। जी हाँ, इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन, उसने रेटिफाई किया। कब किया? वो किया 30 अक्टूबर 1945 को। ये देखो, मैंने बताया था अभी, साउथ सुडान जुलाई 2011 में ऐड हुआ है। और जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। जी हाँ। अब जो यूएन का प्रियम्बल है, जो ये यूएन का जो ये यूएन का प्रियम्बल है, जो एक बुक थी उस टाइम की, चार्टर थी, उसमें मेन जो चार स्तंभ थे, जो 4 पिलर थे, जो यूएन के प्रियम्बल में भी इसको डिस्क्राइब किया गया है, वो क्या थे? युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट दी ह्यूमन राइट्स, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कानूनी प्रक्रिया करना, और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये ऐसे चार मेन पिलर्स थे जो यूएन के प्रियम्बल में डिस्क्राइब किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन नाम कॉइन किसने किया? इसको खोजा किसने? यूनाइटेड नेशन वो खोजा किसने? वो यूएस के प्रेसिडेंट ने खोजा। कहाँ के प्रेसिडेंट खोजा? वो यूएस के प्रेसिडेंट
ने खोजा, जो थे फ्रैंकलिन डी रोosevelt। ये थे वो जो जिन्होंने इस यूएन को के नाम को कोइन किया गया, वो थे फ्रैंकलिन डी रोosevelt। इसका जो सबसे पहले ये नाम लिया गया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया। और सेकेंड वर्ल्ड कब से कब तक चली? वो चली हमारी 1939 से 1945 में, जब आखिरी में जापान ने इसमें सरेंडर कर दिया। जापान ने अपने हथियार गिर दिए कि भाई हम अब छोड़ रहे हैं, ये युद्ध हम यही खत्म करते हैं। तो वो जब छोड़ा था वो था सेकेंड सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली अपने हथियार छोड़ दिए थे। ये उस समय 1 जनवरी 1942 के समय पे ये यूएन नाम कोइन किया गया। और जो इसका लोगो था, ये है देखो, यूएन का ये लोगो है। जो ये लोगो था वो डिजाइन किया किसने और कब किया? वो डिजाइन किया ओलिवर लिंकन लिंकडुइस्ट की टीम ने। किसने किया? वो ओलिवर लिंकन लिंकडुइस्ट की टीम ने इसको वो की टीम ने इसके डिजाइन को क्रिएट किया गया। कब किया? 1945 में। अब आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो लीव, जो ब्रांचेस निकली है वो किसकी निकली हुई है? वो निकली हुई है ओलिव्स की। आपने ओलिव्स के पत्ते देखे होंगे या ओलिव्स की ट्री है ब्रांचेस देखे होंगे। वो अपनी ब्रांचेस को फैला के रखता है कि इसमें कुछ भी चीजों को लिया जा सके। वैसे ही यूनाइटेड नेशन ने अपने हाथ खोल रखे हैं, चारों ओर अपने दरवाजे खोल रखे हैं यूनाइटेड नेशन के, कि कोई भी कंट्री आओ और इसमें ज्वाइन हो जाओ। और आप ये देख रहे हो, जो आप ये इमेज देख रहे हो वर्ल्ड की, वो नॉर्थ पोल से लिया गया है। नॉर्थ पोल से इसकी फोटो ली गई है। और अगर हम नॉर्थ पोल से देखोगे तो जो हमारा वर्ल्ड है वो इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से हमारा वो वर्ल्ड दिखता है। अब देखो, जो इसका हेडक्वार्टर है यूएन का, वो न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यूएन की है वो है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब इसको आप इजी भी याद कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो स्कार्फ के नाम से। स्कार्फ, एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज, ए से अरेबिक, आर से रशियन और एफ से फ्रेंच। और बच गया इंग्लिश। इंग्लिश तो कॉमन है ही, इसके बिना काम ही कहाँ होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो, यहाँ पे बीच में ई भी लिख सकते हो। वो इजीली स्कार्फ से आप याद कर सकते हो। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें सारी की सारी गवर्नमेंट, सारी कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई है। जो इसके मेंबर है वो अभी मैंने आपको पीछे बताया 193 मेंबर है। और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। और वो 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है कौन से? एक तो है, जो ऑब्जर्वर स्टेट है वो है, एक तो है होली सी। वो किसको डिस्क्राइब करता है, मतलब किसको वो शो करता है? वो करता है वेटिकन सिटी को। किसको करता है? वेटिकन सिटी को। अब ये वेटिकन सिटी है कहां पे? ये है रोम, इटली में। और रोम इटली कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है इटली? वो है यूरोप का। और दूसरा जो ऑब्जर्वर स्टेट है वो है स्टेट ऑफ पैलिस्टन। क्या है? वो है स्टेट ऑफ पैलिस्टन। जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है अब फिलहाल? वो है एंटोनियो गुटरस। और जो इनके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, वो है एमिना जे मोहम्मद। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? वो है फिलोमियन यांग। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्रेसिडेंट वो कौन है? बोबरे। इसका जो यूएन का चार्टर साइन किया गया, जब सारे देश मिले, वो कब किया गया? वो किया गया 26 जून 1945 को, आज से लगभग 80 साल पहले। और ये चार्टर फोर्स में कब आया? ये चार्टर एप्लीकेबल कब हुआ? वो हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। अब आप देखोगे 26 जून 1945 और
24 अक्टूबर 1945। इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का गैप है। कितने का? 3 से 4 महीने का गैप। वो क्यों है, आगे मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाउंड 1945 में की गई थी। आज फिलहाल इसके 193 मेंबर हैं। और यूनाइटेड नेशन अपनी मेन उनका जो पर्पस और प्रिंसिपल है वो उनके चार्टर में सब कुछ मेंशन किया, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। जो प्रियम्बल में 4 चीज मेंशन की गई है: युद्ध रोकना, डेवलपमेंट करना, शांति बनाए रखना इंटरनेशनल लेवल पर। और जो उससे पहले भी बताया था कि सोशल डेवलपमेंट्स को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये मेन यूएन का काम है। 1973 में अरेबिक लैंग्वेज को, जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको अडॉप्ट किया गया एज अ वर्किंग लैंग्वेज। जो यूएन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होते हैं वो ही यूएन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। और 2020 यूएन की 75th एनिवर्सरी मनाई गई थी। जी हाँ। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखिए कि एक ऐसी कंट्री अब तक हुई है 193 मेंबर में जिन्होंने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करी है और वापस कुछ समय बाद इसमें को ज्वाइन कर ली गई थी। वो कौन सा देश था? वो था इंडोनेशिया। वो कौन सा था? वो था इंडोनेशिया, जिन्होंने 1965 में ज्वाइन करी गई। उन्होंने नवंबर 1965 में इन्होंने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली थी। फिर इन्होंने जुलाई अगस्त 1966 में इन्होंने फिर से रिज्वाइन कर लिया था यूनाइटेड नेशन को, अप्रोक्सीमेटली 4-5-6 महीने के बाद। वो करा क्यों था? वो इनका एक उस टाइम का मुद्दा उठा था मलेशिया को लेकर कि मलेशिया इसका काम करेगा, इसका नहीं। उसके थ्रू यूनाइटेड नेशन से इंडोनेशिया ने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया ने 1966 में ज्वाइन कर ली थी यूएन को। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी थे, कौन थे? वो थे कोफी अन्नान। ये एक पहले ऐसे और अब तक के ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे जिनके साथ यूएन ने अपना नोबेल पीस प्राइज 2001 को शेयर किया गया। वो क्यों शेयर किया गया? उनके बेटर काम के लिए, बेटर सारे काम को ऑर्गेनाइज करके वो चलते थे और पूरे वर्ल्ड में एक शांति का माहौल बनाने रखने का वो काम भी करते थे। वो जो नोबेल पीस प्राइज 2001 जो यूएन को मिला गया, वो कोफी अन्नान जी के साथ इन्होंने शेयर किया गया था। अब ये 51 टू 193 मेंबर जो 1945 में यूएन चार्टर साइन हुआ था, उस समय के ये सारे कंट्री जो उस टाइम प्रेजेंट थे, वो कौन सी थी? वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोल्विया, ब्राजील, कनाडा, चील, चाइना, कोलंबिया, क्यूबा, डेनमार्क, एजुकेटर इजिप्ट, मेक्सिको, लाइबेरिया, ईरान, इराक, इंडिया भी उनमें से एक ही था, हैती, ग्रीस, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, साइरिया, टर्की, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, यूक्रेन, ये सब जो थी वो उस टाइम की ओरिजिनल मेंबर थी। और 46 में जैसे ये 4 कंट्री ऐड हुई: अफगानिस्तान, आइसलैंड, स्वीडन, सियाम। 47 में पाकिस्तान ऐड हुई। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान 47 में इसमें जाके ऐड हुआ। 48 में बर्मा, 49 में इसराइल, 50 में इंडोनेशिया, 55 में अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, ये सब कंट्री ऐड हुई। 56 में जापान, मोरक्को, सूडान ऐड हुआ। 57 में घाना ऐड हुआ। आपका 60 में ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाइल्ड, ये देश ऐड हुए। 81 में बिलीज, वान्तुनु। 92 में आपका अर्मेनिया, अजरबैजान, बोस्निया, कोटेरिया, जॉर्जिया, ये सब ऐड हुए। 93 में रिपब्लिक एटिया ये ऐड हुए। 94 में पलाऊ ऐड हुआ। 99 में टोंगो ऐड हुआ। 2000 में रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, टुवालू ऐड हुआ। 2002 में स्विट्जरलैंड ऐड हुआ। 2006 में आपका
मोन्टेग्रा ऐड हुआ 2011 में आपका। फिलहाल साउथ सूडान जो मैंने अभी आपको बताया था, जो लेटेस्ट ऐसी कंट्री थी जो इसमें ऐड हुई थी। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ यूएन में, इसके इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड टूवर्ड्स द एंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने को हो रहा था, जब पूरा का पूरा देश शांति चाहता था, तब इसका गठन शुरू हुआ। इसकी वर्ल्ड वॉर टू जो हमारी शुरू हुई थी वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 में ऐड हुई थी। और वर्ल्ड वॉर टू जो स्टार्ट किया था वो जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था 1 सितंबर 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी। मेन इसमें वर्ल्ड वॉर टू में दो पावरें लड़ रही थी। वो कौन सी दो पावरें थी? वो थी, एक तो एक्सिस पावर लड़ रही थी और एक हमारी एलाइज पावर लड़ रही थी। एक्सिस पावर में कौन सी दो दो तीन कंट्रियां थी? वो थी जर्मनी, इटली, जापान। लेकिन बाद में इटली भी इन्हीं एलाइज पावर में ऐड हो जाता है, तो फिर मेनली जर्मनी और जापान ही बचते हैं। तभी क्या कहते हैं, जापान ने 2 सितंबर 1945 को अपने हथियार डाल दिए थे। और अलाइज पावर में कौन सी थी? उनमें सारी बड़ी कंट्रियां थी, जैसे फ्रांस हो गई, हमारी ग्रेट ब्रिटेन हो गई, यूएस हो गई, सोवियत यूनियन हो गई, चाइना, मतलब बड़ी बड़ी कंट्री थी। और बाद में फिर इटली भी इसी में ऐड हो गया था। तो जिसके कारण अलायंस बहुत बड़ा हो गया था, उनकी पावर ज्यादा हो गई थी। और जर्मनी और जापान दो ही अकेले ऐसे देश रह गए थे, जिससे के वजह से ये हो गया था। तो ये वही था। और फिर क्या कहते हैं, उसी के वजह से इन्होंने अपना छोड़ दिया था। इसी और जापान में फिर क्या कहते हैं, उन्होंने नागासाकी हिरोशिमा पे एटम बम गिर दिया था, जिसके कारण जापान और कमजोर हो गया था। तो जिसकी वजह से जापान ने फिर अपने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया कि अब मैं नहीं लड़ रहा, मैंने अपने हथियार डाल दिया। तो फिर जर्मनी अकेला बचा, तो फिर जर्मनी ने भी इसे खत्म कर दिया था। उस समय 50 कंट्री गैदर्ड हुई थी। यूनाइटेड नेशन का जब कॉन्फ्रेंस की गई, कहां करी गई? वो करी गई सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई। ये कब से कब तक चली? वो 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के बीच तक इसकी कॉन्फ्रेंस चली, जिसके अंदर यूएन चार्टर के बारे में सारी डिटेल्स बताई गई कि ऐसे ऐसे ये है। सब देशों ने अपना अपना वो बताया कि ये कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, इसके कुछ नेगोशिएशन, कुछ एडवांटेज, सारी चीज करी गई। और इसको 26 जून 1945 को सबने यूएन चार्टर के डॉक्यूमेंट को साइन किया, अपनी प्रेजेंस वहां पे बताई कि हम यहाँ पर है। फिर सारी कंट्री अपने अपने देश में आई, वहां के अपनी पार्लियामेंट से, अपने सेनेट से बातें करी, सारा अप्रूवल लिया, प्रपोजल रखा कि यूएन ऐसे ऐसे कर रहा है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। उसके बारे में सारा किया गया। और फिर वापस सारे देश जब सेनेट से या उनके पार्लियामेंट से उनकी अप्रूवल आ जाती है कि हम ठीक है, हम आपके साथ हैं, तो फिर एक लीडर जाता है, उसके बाद साइन होके ऑफिशियली आ जाता है, जो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। जो यूएन चार्टर साइन किया गया था वो किया गया था 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को इसका यूएन चार्टर साइन किया गया। और ऑफिशियली जो एग्जिस्टेंस हुआ था, जो यूएन डे भी मनाया जाता है, वो 24 अक्टूबर 1945 को बताया जाता है। पोलैंड उन 50 मेंबर्स में से नहीं था जब ये साइन किए गए। पोलैंड उन 51 जो मेंबर थे, उस टाइम 51 मेंबर नहीं थे, जो 50 मेंबर ज्वाइन हुए उसमें पोलैंड नहीं था। पोलैंड बाद में जब चार्टर साइन किया जाता है 15 अक्टूबर को वो साइन करता है, पोलैंड। उसके बाद पोलैंड भी उन 51 मेंबर्स में से जो यूएन के ओरिजिनल मेंबर हैं उनमें ऐड हो जाता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, जो 26 जून और 24 अक्टूबर के बीच में जो 3-4 महीने का गैप था, वो क्यों था? वो इसलिए था कि सारी कंट्री जब एक जगह मिली, सारी बात हुई, जब सारी कंट्री के लीडर्स अपने अपनी कंट्री गए, वहां पे जाके अपने पार्लियामेंट, अपने सेनेट्स में बात करी, वहां से अप्रूवल लिया, प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाया, फिर वापस आकर यूएन को ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में लाया गया, ऑफिशियली उसको फोर्स किया गया। इसलिए उस सारे प्रोसीजर में कम से कम 3 से 4 महीने का गैप हुआ था, इसलिए वो 3 से 4 महीने का गैप लिया गया था। तभी 26 जून के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आ जाता है। आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ द यूएन, जब यूएन एग्जिस्टेंस में आ गया,
तो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर बने रहे सिक्योरिटी काउंसिल के, जो अभी तक है। वो कौन से हैं? एक हमारा यूके, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड चाइना। ये ऐसे 5 कंट्रीज हैं जो यूएन के ओरिजिनल मेंबर में भी कहलाई जाती हैं। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर भी कहलाए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, और यूएन के एक बहुत बड़े अच्छे लीडर्स में कहलाए जाते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू कह रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 1, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड लीग ऑफ नेशंस के बारे में। अब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कैसे हुई, इसका इतिहास क्या था? जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू की गई, वो शुरू करी गई जब 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी में जाते हैं। वहां उनकी डेथ कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है, उनको एसेसिनेटेड कर दिया जाता है। तब 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे अटैक कर दे देता है। अब आप देखोगे 28 जून 1914 और 28 जुलाई 1914, इसमें एग्जैक्ट एक मंथ का गैप है। ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता तो उस समय अटैक कर देता, तुरंत कर देता सर्बिया पे, लेकिन सर्बिया के पीछे यूएस यूके आ गए कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी आ गई कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हें जो भी मदद की जरूरत होगी हम करेंगे। तो इसमें कम से कम 1 महीने का गैप लग गया। फिर 11 तो 28 जुलाई 1914 से हमारा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी अपने हथियार डाल देता है, जर्मनी सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 1 की एंडिंग कर देता है। ये लगभग 4 साल ये युद्ध चलता है। और ये किन किन बीच के बीच में चलता है? ये दो के बीच में चलता है, एक सेंट्रल पावर और एक अलाइड पावर। जो सेंट्रल पावर वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर हो जाएगी, और ये अलाइड पावर एज इट इज रहेगी। सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्री थी? वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरिया, बल्गेरिया और ओटमान एम्पायर। और अलाइड पावर कौन सी थी? अलाइड पावर थी एक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमेनिया, कनाडा, जापान, यूएस। मोस्टली सारी पावरफुल और बड़ी कंट्री अलाइड में थी, और मेन जो थी वो सेंट्रल पावर में थी। एलाइड पावर जीत जाती है ऑफिशियली, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंट्रीज होगी, इतनी पावरफुल कंट्री होगी, तो एलाइड पावर जीत जाती है वर्ल्ड वॉर 1, और सेंट्रल पावर हार जाती है। इसमें कम से कम वर्ल्ड वॉर 1 में 16 मिलियन पीपल मारे जाते हैं। कितने मारे जाते हैं? 16 मिलियन पीपल मारे जाते हैं। 28 जून 1919, 5 इयर्स, जब फ्रांस फ्रेंडेड की डेथ हुई, ऑस्ट्रिया हंगरी में जब इनकी डेथ हुई, तो जर्मनी और अलाइड पावर एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल कब करती है? 28 जून 1919 को एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की जाती है। एक पेरिस में एक पीस कॉन्फ्रेंस करी जाती है, जहां पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया जाता है। जर्मनी ने उस समय ऑफिशियली अपना एंडिंग कर दी थी, साइन कर दी थी कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल की कॉन्फ्रेंस हुई, पेरिस में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, जर्मनी को नहीं बुलाया गया। जर्मनी को ना तो बुलाया गया, ना उनसे सलाम करी गई कि नेगोशिएशन करा गया, ना उनको ये बताया गया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कर रहे हैं, ये नहीं करे, कुछ नहीं कराया गया। उनको जबरदस्ती उनको फोर्स किया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन करने के लिए, और जर्मनी को ये कहा गया कि तुम सारी नुकसान की भरपाई करोगे। तुम पर बहुत इनकी पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। इनको कहा गया कि तुम ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट करो कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन मतलब सबकी नुकसान की भरपाई तुम करोगे। 10 जनवरी 1920 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और लीग ऑफ नेशन की शुरुआत करी जाती है। लीग ऑफ नेशन, ये आप देखोगे लीग ऑफ नेशन का ये
लोगो है उस टाइम का, ये बैनर था। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की जाती है वो करी जाती है 1919 में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब साइन हो जाती है, उसके बाद जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ये साइन होते हैं, उसके बाद ऑफिशियली लीग ऑफ नेशन जो था वो 10 जनवरी 1920 को आ जाता है, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल फोर्स में आ जाती है। लीग ऑफ नेशन 1920 से 1940 तक चलता है। जो लीग ऑफ नेशन है वो 1920 से 1940 तक चलता है। और ये एक ऐसी पहली फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इतने बड़े लेवल पर स्टैब्लिश की गई। इसका जो मेन काम था वो इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट करना था। लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन का प्रीडिसेसर भी कहा जाता है, उसका पिता कह लो या उसका दाता कह लो, उसको कहा जाता है। जो अब जो लीग ऑफ नेशन था वो क्या कहते हैं इसको, करा किसने, इसकी इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत करी किसने? वो उस समय के यूएस प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन ने करी। किसने करी? विड्रो विल्सन ने करी। उनका इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल था कि ट्रीटी वो लीग ऑफ नेशन को यू उसमें लाना, एक बड़े ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जिससे बड़े ही उच्च लेवल पर, बड़े ही हाई लेवल पर इसकी शुरुआत करी जाए। लेकिन जो जब, और आप एक चीज देखोगे, जैसे इसमें लीग ऑफ नेशन की जो आप, लीग ऑफ नेशन जिसने कोइन किया या जिसने इसको बनवाया वो थे यूएस के प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन। और जो यूएन थे उसके भी यूएस ही प्रेसिडेंट थे। वो कौन थे? वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। जो इनकी शुरुआत करी वो यूएन के प्रेसिडेंट्स ने ही, यूएस के प्रेसिडेंट्स ने ही शुरुआत करी लीग ऑफ नेशन की भी और यूनाइटेड नेशन की भी। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन साइन किया गया, तब यूएस के सेनेट्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट या यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन नहीं करा। उन्होंने रेटिफाई नहीं किया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को। उन्होंने ये कहा कि हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन नहीं करेंगे, हम एक अलग से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक अलग से ऐसी नेशन बनाएंगे जो शांति बनाए रखे, सारी कंट्रीज में जुड़ेगी और इसको करेगी। लेकिन लीग ऑफ नेशन कुछ कारणों के कारण से फेल हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। अब आप देखो कि जब यूनाइटेड नेशन चार्टर फोर्स में आया, जब यूनाइटेड नेशन मैंने आपको बताया जैसे 1990 20 से 1946 तक था, यूनाइटेड नेशन 1946 तक था, और यूएन, यूनाइटेड नेशन आया 1945 में एग्जिस्टेंस, 1945 अक्टूबर में आ गया और ये 46 में इसको डिसोल्व किया। जब यूएन नेशन का चार्टर फोर्स में आया तब लीग ऑफ नेशन एक्टिव था। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन फोर्स में आता है, तब तक लीग ऑफ नेशन स्टिल एक्टिव था। कुछ महीनों के बाद इन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होती है जेनेवा में, जिसको फॉर्मली अप्रैल 1946 में इसको डिसोल्व कर दिया जाता है, इसको एबोलिश कर दिया जाता है। अब बात करें हम लीग ऑफ नेशन की, या बात करें लीग ऑफ नेशन की, या बात करें हम यूएन की। लीग ऑफ नेशन के समय में ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया जो अभी तक यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन में भी उनकी चीजें चल रही हैं। वो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? वो दो थी। वो कौन सी? एक तो थी हमारी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, और एक थी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे। ये ऐसी दो इंडिपेंडेंट लीग ऑफ नेशन की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका बजट बाद में असेंबली ने अडॉप्ट किया। किसकी असेंबली ने? यूएन की असेंबली ने अडॉप्ट किया और इसको अभी तक कंटिन्यू करते आए हैं। जो आईएलओ था वो इंटरनेशनल श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे साइन की गई थी, यह उस समय फोर्स
उसमें आई, एग्जिस्टेंस में आई। इसका जो मेन काम था वो क्या था? जो इसका मेन काम था वो था सुपरवाइज करना इंटरनेशनल लेवल पर लेबर्स की कंडीशंस को, कि कैसी कंडीशंस लेबर की है, उनके वेतन के बारे में, उनके सारी चीजों के बारे में, कि वो ये काम करेगी, लेबर ये काम करेगी, उन सबको एक इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर चली थी। दूसरी थी जो हमारी थी परमानेंटल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये एक ऐसी लीग ऑफ नेशन थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ओनली सिंगल एक हेग नीदरलैंड में एग्जिस्ट करती है। लेकिन यह 1921 में लीग ऑफ नेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन 1945 के सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। इसका पीसीआईजे से नाम हटाकर, पीसीआईजे से नाम हटा के इसका आईसीजे नाम रख दिया गया। आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। होप है आपको क्या कहते हैं सारी की सारी चीजें समझ आई हो। इसके बारे में हमने डीप तरीके से सारी चीजों के बारे में पढ़ा, इसकी सारी चीजों के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई, कब इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, कब इसका चार्टर साइन हुआ, क्यों लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व किया गया, क्यों वो किया गया। और यूनाइटेड नेशन का एक कारण ये भी था सक्सेसफुल होने का, आज तक की जो लीग ऑफ नेशन थी वो पहले एग्जिस्टेंस में थी। अगर लीग ऑफ नेशन एग्जिस्टेंस में नहीं होती तो यूएन इतना ऑफिशियली या इतना सक्सेसफुली काम नहीं कर पाता। लीग ऑफ नेशन की ही खामियों से, उसके ही कि उसमें क्या कमी रही, क्या कमी नहीं थी, उन सबको लेकर यूएन चला, और जिसके कारण आज तक यूएन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं? वो क्वेश्चन हमारे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें भारत कितनी बार मेंबर रहा है? इसमें टोटल 15 मेंबर रहते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 5 तो हमारे परमानेंट मेंबर है ही, जो मैंने अभी आपको बताया था, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। ये तो 5 हमारे मेंबर है ही परमानेंट। अब जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इसमें कितनी बार इंडिया ने अपनी मेंबरशिप रखी है या कितनी बार भारत इसका सदस्य रहा है? एक इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कब तक रहा है। दूसरा, व्हाट आर दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अभी मैंने आपको यूएन की तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया कि 6 यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अब लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके बारे में कमेंट कीजिए, राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स। और थर्ड क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि संयुक्त राष्ट्र के पहले प्रथम महासचिव कौन थे, उसके बारे में बताइए। ये एक सिंगल फर्स्ट आना है, ये 2 फर्स्ट हो गए, उसके बारे में आप बताएं। सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में, यूएन के सारे प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑर्गन्स से, उसके हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जनरल असेंबली के बारे में, आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, पूरे डीप में जाएंगे। यूएन की मेन एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूनेस्को हो गया आपका, यूनेस्को में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, इंडिया की कितनी है और वर्ल्ड की कितनी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, हम यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे, आईएलओ के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और उसके पीवाईक्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
वंदे भारत, भारत माता की जय। गुड बाय, टाटा, सी यू।